दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना मेरे साथ 10 साल पहले घटी थी। उस घटना ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि वो दिन मुझे आज तक याद है। वो रात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी, जिसको सोचकर मेरा आज भी दिल दहल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीर है और ये बात तब की है जब मैं शहर में एक कंपनी में काम किया करता था और साथ ही मेरा दोस्त राजू भी मेरे साथ में काम किया करता था। मेरा दोस्त राजू, जो कि मेरा ही बचपन का दोस्त था, और हम दोनों शहर में एक रूम पर ही रहते थे और हमारी फैमिली गांव में रहती थी। जब हम दोनों सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी उसी वक्त राजू के फ़ोन की घंटी बजी और फिर जब राजू ने फ़ोन उठाया तब जाकर मुझे पता चला कि उसकी बहन की शादी तय हो गई है और 10 दिन के बाद उसकी बहन की शादी है, जिस वजह से हमें गांव जाना होगा। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आखिरकार उसकी बहन की शादी तय हो गई है। फिर इसके बाद हम दोनों ऑफिस के लिए निकल गए और ऑफिस में जाकर हमने अपने बॉस से पहले ही छुट्टी ले ली। फिर जब वो दिन आया जब हमें जाना था तो हम लोगों ने जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन राजू अपने एक दोस्त की गाड़ी लेकर आ गया। तभी मैंने उससे कहा, क्या यार, गाड़ी ज़रूरी थोड़ी ना थी, हम तो ट्रेन से भी चले जाते। मगर उसने कहा कि इस बार गाड़ी से चलते हैं। फिर मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा और फिर गाड़ी में बैग रखने के बाद हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए और राजू ने गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। हम लोग उस वक्त तकरीबन 7 बजे घर से निकले थे और हम लोग अभी गाड़ी से जा ही रहे थे कि तभी मौसम अपने आप खराब होने लगा। मौसम को खराब होता देखकर हमारा तो मूड ही खराब हो गया था। अभी हम लोग गाड़ी को ही चला रहे थे कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई और साथ ही बिजली भी कड़कने लगी थी। तभी हमने कहा कि मौसम को आज क्या मंजूर है जो इतनी तेज बारिश हो रही है। मैंने राजू से कहा कि भाई, तुझे गांव का रास्ता मालूम है ना? तो उसने कहा कि हाँ यार, मालूम तो है, बस वो रोड मिल जाए जो सीधा हमारे गांव तक जाती है। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा, आगे किसी ढाबे वाले से पूछ लेंगे, बस ये बारिश रुक जाए। हम लोग अभी थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि तभी हम लोगों को एक ढाबा दिखा और उस ढाबे के नज़र आते ही हम लोगों ने अपनी गाड़ी को उस ढाबे की तरफ मोड़ दिया और उस ढाबे के पास अपनी गाड़ी को रोकने के बाद हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे और उस ढाबे के अंदर पहुंचे। उस ढाबे के अंदर जाने के बाद जब हमने उस ढाबे के चारों तरफ देखा तो हमने पाया कि उस ढाबे पर बस गिने चुने लोग ही बैठे हुए हैं। उस वक्त हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी, जिस वजह से हम लोगों ने उस ढाबे में खाना खाया और खाना खाने के बाद जब हम लोग उस ढाबे वाले के पास गए तो उसके बाद हमने उस ढाबे वाले को पैसे दिए और फिर पैसे देने के बाद राजू ने उस ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, ये नसीरपुर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? जिस पर उस ढाबे वाले ने कहा कि इस रोड से 2 किलोमीटर के बाद एक रास्ता और मिलेगा और उसी रास्ते से तुम दोनों नसीरपुर पहुंच जाओगे। मगर एक बात का ध्यान रखना, वो रास्ता रात के वक्त बहुत ही खतरनाक हो जाता है। फिर हम लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, क्योंकि हम लोग इन सब बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करते थे। तो हम दोनों ने उस वक्त उस ढाबे वाले को धन्यवाद कहा और इसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी के पास आ गए। लेकिन जब हम दोनों अपनी गाड़ी के पास आए थे कि तभी अचानक से बारिश भी रुक गई और बारिश के रुकते ही हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए और फिर हम दोनों उस ढाबे से निकल पड़े। उसी रोड पर हम गाड़ी को ड्राइव करे जा रहे थे, मगर अभी तक हमें वो रास्ता नहीं दिखाई दिया और अभी हम दोनों उसी रास्ते को ढूंढ रहे थे, मगर पता नहीं वो रास्ता और कितनी दूर था। अभी हम दोनों यही सोच रहे थे कि तभी हमें सामने की ओर एक रास्ता दिखाई दिया, जैसा कि उस ढाबे वाले ने बताया था। फिर हमने अपनी गाड़ी को उसी रास्ते की तरफ मोड़ लिया और फिर हम दोनों उसी रास्ते में गाड़ी को ड्राइव करते रहे। वो रास्ता हमें पूरा वीरान दिख रहा था और साथ ही वो रास्ता पेड़ और झाड़ियों से घिरा हुआ था। रास्ते पर बस हमारी ही गाड़ी चल रही थी और बाकी का वो पूरा रास्ता हमें सुनसान नजर आ रहा था। अब राजू गाड़ी को उस सुनसान रास्ते पर भगाया जा रहा था और वैसे भी हम दोनों को ऐसे वीरान रास्तों पर जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। पर राजू अभी गाड़ी को चला ही रहा था कि तभी हम दोनों के सामने की ओर एक औरत खड़ी नजर आई। उस औरत को देखकर राजू ने कहा, यार, ये कौन औरत है जो इतनी वीरान जगह पर अकेली खड़ी है? इसके बाद मैंने कहा कि गाड़ी को उस औरत के पास रोकते हैं, क्या पता वो औरत कोई परेशानी में हो।
फिर राजू ने अपनी गाड़ी को उस औरत के पास रोक दिया और जब राजू ने गाड़ी को उस औरत के पास रोका तो हमने देखा कि वो औरत तो प्रेग्नेंट है। और तभी वो औरत हमारे पास आई तो उसने कहा कि मुझे कुछ ही दूरी पर जाना है, क्या आप लोग मुझे वहां तक छोड़ देंगे? उस औरत की ये बात सुनकर मैंने कहा जी हाँ, क्यों नहीं, हम आपको छोड़ देते हैं। तभी मैं गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर उसके बाद वो औरत गाड़ी के अंदर बैठ गई। उस औरत के गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मैं भी गाड़ी के अंदर आ गया और फिर राजू ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। तभी हम दोनों ने उस औरत से पूछा कि आप इतनी रात को इस वीरान जगह पर क्या कर रहे थे। इसके बाद उस औरत ने कहा कि यहाँ पास में ही उसका घर है और वो वहीं रहती है। उसने इतना कहा ही होगा कि तभी मैंने सोचा कि इतने सुनसान जंगल में भला कौन रहता है और ये वैसे भी एक प्रेग्नेंट औरत है, इस औरत के साथ कोई आदमी क्यों नहीं था। अभी मेरे जहन में यही सब सवाल चल रहे थे कि तभी राजू ने कहा कि यार मौसम दोबारा खराब हो रहा है भाई, लगता है बारिश फिर से होगी। उस वक्त बरसात का मौसम चल रहा था और हम लोग अभी थोड़ी दूरी पहुंचे होंगे कि तभी उस औरत ने कहा कि बस थोड़ा ही आगे मेरा घर है। तभी हमने गाड़ी को थोड़ी दूरी पर रोक दिया और जब हमने गाड़ी को रोका और उसके घर की तरफ देखा तो हमने पाया कि वो घर नहीं बल्कि एक हवेली थी। वो हवेली बहुत ही पुरानी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था उस हवेली में कोई रहता ही ना हो। फिर इसके बाद वो औरत गाड़ी से नीचे उतरी और उस औरत के गाड़ी से नीचे उतरने के बाद जैसे हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया कि तभी मैंने देखा कि वो औरत बेहोश हो गई है, जिस वजह से वो वहीं पर नीचे गिर पड़ी। उसके बाद मैंने राजू से कहा कि भाई गाड़ी रोक। तभी राजू ने मेरी बात सुनते ही गाड़ी को एकदम से रोक दिया और फिर गाड़ी के रुकते मैंने राजू से कहा भाई वो औरत नीचे बेहोश पड़ी हुई है। फिर हम दोनों गाड़ी से बाहर आ गए और उस औरत के पास पहुंचे और तभी हम लोगों ने उस औरत को उठाने की बहुत कोशिश की पर वो औरत हमसे उठी नहीं। उस औरत के ना उठने पर हम लोग ये सोचने लगे कि अब करें तो करें क्या। तभी राजू ने कहा कि ये औरत इसी हवेली में रहती है और कोई ना कोई तो इसके साथ रहता ही होगा। फिर हम दोनों उस औरत को उठाकर उस हवेली में लेकर जाने लगे और फिर जब हम दोनों उस औरत को उस हवेली के दरवाजे में लेकर गए तो हमने उस दरवाजे को खटखटाया। फिर थोड़ी देर के बाद एक लड़की ने वो दरवाजा खोला और उस लड़की को देखकर हम दोनों तो एक पल के लिए उस लड़की की आंखों में खो गए। फिर जब हम दोनों होश में आए तो उस लड़की को हमने कहा ये बेहोश हो गई हैं। वो लड़की चेहरे से तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मगर उस लड़की के कपड़े बहुत ही अजीब से थे। अभी हम दोनों उसी लड़की को निहार रहे थे कि तभी उस लड़की ने कहा कि इनको अंदर लेकर आ जाओ। उसकी ये बात सुनकर हमें थोड़ा अजीब तो लगा कि आखिर इस लड़की को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा कि उसकी भाभी बेहोश हो रखी है। फिर इसके इतना कहते ही हम दोनों उस औरत को हवेली के अंदर ले गए और एक बेड पर उस औरत को लेटा दिया। उस औरत को बेड पर लेटाने के बाद हम दोनों अभी निकल ही रहे थे कि तभी वो लड़की हमसे कुछ बोलने वाली थी कि तभी बाहर से बादलों से बिजली की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। बादलों की गड़गड़ाहट सुनते ही उस लड़की ने कहा बाहर वैसे भी तेज बारिश हो रही है, आप लोग यहीं थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसकी ये बातें सुनकर राजू ने बोला हाँ ठीक है। और राजू के इतना कहते ही वो लड़की किचन में चली गई। उस लड़की के किचन में जाते ही मैंने राजू को बोला भाई रुकने की क्या जरूरत थी, वैसे भी हम तो गाड़ी में आ रखे हैं। मेरी बात सुनते राजू ने कहा यार एक तो इतने दिनों बाद कोई ऐसी लड़की मिली है जो कि इस हवेली में अकेले अपनी भाभी के साथ रहती है। हम लोग अभी यही सब बातें कर रहे थे कि तभी वो लड़की हाथ में प्लेट लिए हमारे पास आ गई और उसने कहा कि ये चाय लीजिए। उस लड़की के इतना कहते ही हम दोनों ने चाय के कप प्लेट से उठा लिए और कप के उठाने के बाद राजू ने उस लड़की से पूछा आपके भैया नहीं रहते क्या यहाँ पर? जिस पर उस लड़की ने कहा कि वो बाहर किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं और वो 2 दिन के बाद आएंगे। इतना कहकर वो लड़की किचन में वापस से चली गई। उस लड़की के किचन में जाने के बाद हम दोनों ने चाय को पिया और अभी हम दोनों ने चाय में दूसरा घूंट मारा ही था कि उसी वक्त हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा कि अब उस कप में चाय नहीं बल्कि खून था। उस कप में खून देखकर हमने उस कप को तुरंत ही नीचे फेंक दिया, मगर जैसे हमने उस कप को नीचे फेंका कि तभी उस खून का रंग वापस से चाय में बदल गया। दोस्तों ये सब देखकर हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी हम दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी किचन से किसी सामान के गिरने की आवाज सुनाई दी
और उस आवाज को सुनते ही जब हम दोनों किचन के पास गए और फिर हमने किचन के अंदर देखा तो किचन के अंदर का नज़ारा देखने के बाद हमारी तो हालत ही खराब हो गई। हमारी तो रूह ही कांप उठी। हमने देखा कि वो लड़की एक बिल्ली को पकड़कर उसको चाकू से काट रही थी और साथ ही उसके मांस को खाने लगी। ये सब देखकर हम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि जो लड़की थोड़ी देर पहले हमसे अच्छे से बातें कर रही थी अब वो लड़की खुंखार बन चुकी थी। हम दोनों अभी उसी लड़की को ही देख रहे थे कि तभी उस लड़की ने अपनी गर्दन को हमारी तरफ उठाया और फिर जब हमने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो उस वक्त हमारी डर की कोई सीमा नहीं थी। हमने देखा कि उस लड़की का चेहरा बहुत ही डरावना बन गया था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई थी और साथ ही उसके चेहरे पर किसी के नोचने के निशान भी बने हुए थे। वो लड़की हम दोनों को खौफ भरी आंखों से देख ही रही थी कि तभी हम दोनों तुरंत ही उस किचन से भागने लगे और जैसे हम उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो हमने देखा कि जिस प्रेग्नेंट औरत को हम यहाँ पर लेकर आए थे वही प्रेग्नेंट औरत उस हवेली के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, मगर अब उस औरत का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उस समय हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। एक तो सबसे बड़ी गलती हमने यहाँ पर रुक कर की है और अब हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। हम दोनों अभी उसी औरत को ही देख रहे थे कि तभी वो लड़की भी किचन से बाहर निकल कर आ गई और वो लड़की पूरी खून से सनी हुई थी। फिर इसके बाद वो औरत और साथ ही में वो लड़की हमारे पास आने लगी। उन दोनों को हमारे पास आता देखकर हम दोनों घबराने लगे। फिर उसके बाद हम दोनों उस हवेली के ऊपर भागने लगे और भागते भागते उस हवेली के एक कमरे में जा पहुंचे और उस कमरे में पहुंचने के बाद हमने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और छिपकर अंदर बैठ गए। दोस्तों, उस समय हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे कि हमने यहाँ पर रुककर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और हम दोनों को अब यही लगने लगा था कि ये लड़की और साथ ही उसकी भाभी हमें नहीं छोड़ेगी। फिर इसके बाद पता नहीं कहाँ से हम दोनों को उस रूम में गंदी स्मेल आने लगी। वो स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी थी कि हम दोनों के बस में नहीं था कि हम दोनों उस रूम में ज़्यादा देर रुक सकें। फिर जैसे ही हम दोनों वहाँ से उठे और जब हमने इधर उधर देखा तो हमने पाया कि उस रूम के एक कोने में कोई आदमी पड़ा हुआ है और उस आदमी से इस रूम में गंदी स्मेल आ रही थी। उस आदमी को देखकर हम दोनों को उस वक्त बेचैनी होने लगी। मैंने राजू से कहा कि यार, ये आदमी इस रूम में कब आया? जब हम दोनों इस रूम में आए थे तब तो कोई भी इस रूम में नहीं था। जिस पर राजू ने कहा कि हाँ यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। राजू की बात सुनने के बाद मैंने राजू से कहा, भाई हम दोनों जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं, वैसे भी क्या पता ये आदमी भी भूत निकले। फिर उसके बाद राजू ने कहा कि हाँ यार जल्दी कर, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। और फिर जैसे हम दोनों वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी हमें पीछे से आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही जब हम दोनों ने उस आदमी की तरफ देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि वो आदमी अब हमारे सामने खड़ा हुआ था और उस आदमी का चेहरा बहुत ही खौफनाक था। उस वक्त हम दोनों ने अपनी मौत को देख लिया था कि आज तो हम नहीं बच पाएंगे। हमें ऐसा लगने लगा था जैसे अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हम दोनों अभी उसी आदमी को ही देख रहे थे कि तभी उस आदमी ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुमने इस हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम दोनों अब नहीं बच पाओगे। उस आदमी की ये बात सुनकर हमारे अंदर मौत का खौफ पैदा होने लगा। हम दोनों उस आदमी से डरते डरते उस कमरे के दरवाजे के पास गए और जब हमने उस दरवाजे को खोलना चाहा तो वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हम दोनों ने बहुत ही कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, मगर आज हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद वो दरवाजा खोलने में हम नाकामयाब रहे। हम दोनों अब थक हार कर वहीं पर खड़े हो गए और इस बार हम दोनों ने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया था। हम दोनों अभी भगवान का नाम ही जप रहे थे कि मैंने उस दरवाजे को खोला तो वो दरवाजा खुल गया और उस दरवाजे के खुलते ही हम दोनों उसी वक्त जल्दी से बाहर निकल गए। फिर जब हम दोनों उस कमरे से बाहर निकले तो उस हवेली का नज़ारा देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी खंडर के अंदर हैं। उस हवेली के अंदर का नज़ारा अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। हम दोनों जब नीचे उतरे तो हमने देखा कि नीचे हर जगह पर खून फैला हुआ है और साथ ही वहाँ पर हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं। तभी हम दोनों उस वक्त दबे पांव आगे बढ़ने लगे ताकि हम दोनों जल्दी से इस हवेली के बाहर जा सकें।
फिर हम दोनों जैसे उस हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे और जब हम दोनों उस हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गए तो हमने जब पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि उस हवेली के अंदर वो 3 लोग खड़े होकर हमें घूर रहे थे और उन तीनों को देखकर हम दोनों फौरन उस हवेली से बाहर आ गए और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए। फिर इसके बाद हमने भगवान का नाम लिया और वहां से गाड़ी लेकर निकल गए। और फिर जब हम दोनों उस हवेली से काफी दूर निकल आए तब जाकर हम दोनों की जान में जान आई। दोस्तों, अब हम दोनों उस वक्त यही सब सोचने लगे कि आखिर ये लोग कौन थे और साथ ही उस हवेली का क्या राज था। और फिर इसके बाद जब हम दोनों सुबह होते अपने गांव पहुंचे तो गांव पहुंचने के बाद हमने उस हवेली के बारे में काफी लोगों से पूछा, मगर किसी को भी उस हवेली के बारे में कुछ नहीं मालूम था और ना ही उन तीनों लोगों के बारे में। फिर हम लोगों ने उस बात को जैसे तैसे करके भुला दिया। मगर दोस्तों, आज भी हमें जब भी वो खौफनाक रात याद आ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर सिरहन सी दौड़ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।